दोस्तों, झाड़ियों के किनारे बेहोश पड़ी पुलिस इंस्पेक्टर मैडम को एक भिखारी लड़के ने देखा। फिर आगे क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सुबह के लगभग 8 बजे थे। दिल्ली का लंबा हाईवे अपनी पूरी रफ्तार पर था। बड़े बड़े ट्रक, बसें और कारें लगातार दौड़ रही थी। हाईवे के दोनों तरफ झाड़ियों और पेड़ों के बीच से छनकर आती सुबह की धूप सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन गाड़ियों के धुएं और धूल ने उस धूप को भी धुंधला कर दिया था। हाईवे पर गाड़ियों के टायरों की आवाज, हॉर्न का शोर और तेज रफ्तार से उड़ती धूल का एक अजीब सा माहौल था, जो एक पल के लिए भी शांत नहीं होता था। इसी शोर शराबे और धूल भरे माहौल के बीच 22 साल का एक लड़का, जिसका नाम रोहित था, सुबह 5 बजे से ही अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ था। उसके कपड़े फटे और मैले थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर कई दिनों की धूल जमी हुई थी। वो कभी टोल प्लाजा के पास धीमी होने वाली गाड़ियों से भीख मांगता, तो कभी ढाबों के बाहर लोगों से मदद मांगता, या फिर सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक की खाली बोतलें, पन्नियां और कबाड़ बीनकर अपने एक पुराने बोरे में डालता। गाड़ियां उसके पास से तेजी से गुजर जाती, लेकिन उसे इस रफ्तार से कोई डर नहीं लगता था। ये हाईवे ही उसकी दुनिया थी। आज का दिन रोहित के लिए कुछ अलग था। कई दिनों की निराशा के बाद आज उसकी कमाई अच्छी हुई थी। कुछ लोगों ने उसे सिक्के दिए थे और कुछ ने छोटे नोट। वो अपनी पुरानी पैंट की जेब में हाथ डालकर उन सिक्कों और नोटों को छू रहा था। जेब में पैसों की वो खनक और वजन उसे एक अजीब सी खुशी दे रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज कई दिनों बाद उसे सुकून से 2 वक्त का भरपेट खाना नसीब होगा। आज उसे किसी ढाबे के बाहर बचा हुआ या बासी खाना नहीं मांगना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए पैसे जेब में हिफाजत से रखकर वो हाईवे से नीचे उतरा और पगडंडी पकड़कर झाड़ियों के पीछे बनी अपनी छोटी सी खपरेल की तरफ लौटने लगा। खपरेल तक पहुंचने का रास्ता बहुत संकरा था। दोनों तरफ बड़ी बड़ी और घनी झाड़ियां थी, जिनमें कांटे लगे हुए थे। रोहित अपनी धुन में नीचे जमीन की तरफ देखते हुए चल रहा था। तभी अचानक खपरेल से कुछ दूर पहले ही उसकी नजर दाईं तरफ की झाड़ियों के बीच किसी चीज पर पड़ी। वह कोई आम चीज नहीं थी। वो खाकी रंग का एक कपड़ा था। रोहित के कदम वहीं रुक गए। वो थोड़ा घबरा गया। उसने डरते डरते अपने हाथ से उन कांटेदार झाड़ियों को थोड़ा हटाया। झाड़ियों के हटते ही सामने जो नजारा था, उसे देखकर रोहित की सांसें तेज हो गई। वहां जमीन पर एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर बेसुध पड़ी हुई थी। उनके माथे पर तेज चोट लगी थी और खून बह रहा था। खून उनके माथे से होता हुआ गालों तक आ गया था। पास ही जमीन पर उनकी खाकी वर्दी की शर्ट पड़ी हुई थी, जो कांटों में उलझने की वजह से उनके शरीर से अलग हो गई थी। उनके शरीर पर अब सिर्फ एक काले रंग का इनर था, जो पसीने और मिट्टी से सना हुआ था। रोहित कुछ पल के लिए बुरी तरह सहम गया। पुलिस को देखकर बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, और वो तो एक मामूली भिखारी था। उसने तुरंत घबराकर चारों तरफ देखा। उसे लगा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। पूरा इलाका सुनसान था। बस दूर हाईवे से आती गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वहीं खड़ा होकर कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने बिना कुछ सोचे धीरे से उन इंस्पेक्टर को उठाया, पास पड़ी उनकी खाकी शर्ट को भी समेटा और उन्हें अपनी बाहों का सहारा देकर अपनी उस छोटी सी खपरेल के अंदर ले आया। खपरेल के अंदर रोहित ने उन्हें अपनी टूटी हुई चारपाई पर लिटा दिया। उसने एक पुराना लेकिन साफ कपड़ा लिया, मटके से थोड़ा पानी निकाला और बहुत धीरे धीरे इंस्पेक्टर के माथे और चेहरे से बहते हुए खून को साफ किया। खून पूरी तरह से रुक नहीं रहा था। रोहित बिना एक पल गवाए खपरेल के दरवाजे से बाहर निकला और तेजी से हाईवे की तरफ भागा। हाईवे किनारे बनी छोटी सी मार्केट में एक मेडिकल स्टोर था। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सुबह से भीख मांगकर और कबाड़ बेचकर कमाए हुए वो सारे पैसे मेडिकल स्टोर वाले के काउंटर पर रख दिए। उन पैसों से उसने घाव साफ करने की दवा, रुई, एक पट्टी और एक छोटा पैकेट दूध का खरीदा। वो वापस दौड़कर खपरेल में आया। उसने रुई और दवा से इंस्पेक्टर के माथे की चोट को अच्छे से साफ किया और फिर बहुत सावधानी से उनके सिर पर पट्टी बांध दी। मरहम पट्टी करने के बाद उसने उनकी खाकी शर्ट बहुत ही सावधानी और सम्मान से उनके ऊपर डाल दी, ताकि उनका शरीर ढका रहे। उसने खरीदा हुआ दूध का पैकेट खोला,
उसे एक छोटे से साफ बर्तन में पलटा और उस बर्तन को चारपाई के पास ही जमीन पर ढककर रख दिया, ताकि जब उन्हें होश आए तो वह इसे पी सके। पुलिस मैडम अभी भी पूरी तरह से बेहोश थी। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। रोहित चारपाई के पास ही जमीन पर बैठ गया। वह चुपचाप पुलिस मैडम की तरफ देख रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें होश नहीं आया तो रोहित उठा और खपरेल के एक कोने की तरफ गया। वहां एक पुरानी जंग लगी लोहे की पेटी रखी हुई थी। उसने पेटी को खोला और उसके अंदर से एक बहुत पुरानी मुड़े हुए पन्नों वाली डायरी निकाली। साथ में एक छोटी सी घिसी हुई पेंसिल भी निकाली। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने डायरी खोली। वह रोज की तरह अपने दिन की आखिरी बात उस डायरी में लिखने लगा। उसकी पेंसिल कागज पर धीरे धीरे चली। उसने लिखा, आज मेरी झोपड़ी में पहली बार कोई मेहमान आया है। भगवान करे इन्हें सही सलामत होश आ जाए। बस इतना ही लिखकर उसने डायरी को बंद कर दिया। वो उठा और उसने उस डायरी को वापस उसी लोहे की पेटी में सुरक्षित रख दिया। पेटी बंद करने के बाद उसने अनजाने में ही अपनी पैंट की दोनों जेबें टटोली। जेबें पूरी तरह खाली थी। 1 रुपया भी नहीं बचा था। सुबह की वो सारी कमाई जो उसे 2 वक्त की रोटी की उम्मीद दे रही थी, अब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, रोहित ने अपनी खाली जेब से हाथ बाहर निकाला। वह मुड़कर धीरे से चारपाई पर बेहोश पड़ी पुलिस मैडम को देखने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, दवा तो लग गई है, लेकिन जब इन्हें होश आएगा तो कमजोरी की वजह से इन्हें खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। जो पैसे थे वो खत्म हो गए। अब फिर से भीख मांगनी पड़ेगी। उसने एक नजर उस दूध के बर्तन पर डाली जो उसने पास में रखा था। फिर उसने अपने थके हुए शरीर को उठाया। वो खपरेल के दरवाजे तक गया। दरवाजे को आधा बंद किया ताकि अंदर कोई जानवर न जा सके, और फिर तेज धूप में उस तपते हुए हाईवे की तरफ चला गया, जहां से वो कुछ घंटे पहले ही वापस आया था। खपरेल के अंदर का सन्नाटा अब भी वैसा ही था। कुछ देर बाद चारपाई पर पड़ी पुलिस मैडम की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। उनके चेहरे पर दर्द के भाव आए और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उन्हें अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने घबराकर उठने की कोशिश की और आधी उठकर बैठ गई। उन्होंने चारों तरफ देखा। वह जगह उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत और एक टूटी हुई चारपाई। अचानक उनका ध्यान अपने शरीर की तरफ गया। उन्होंने देखा कि उनकी खाकी शर्ट उनके ऊपर एक चादर की तरह ओढ़ाई गई थी, लेकिन अंदर वो सिर्फ काले रंग के इनर में थी। शर्ट हटाते ही वो बुरी तरह चौंक गई। उन्होंने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी पैंट की दाई जेब को टटोला। जेब बिल्कुल खाली थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में डर और घबराहट साफ दिखने लगी। वो खुद से बड़बड़ाई, नहीं, पेन ड्राइव, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हड़बड़ाहट में अपना मोबाइल ढूंढना शुरू किया। मोबाइल जमीन पर गिरा पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया, लेकिन गिरने की वजह से वो पूरी तरह टूट चुका था और बंद पड़ा था। उसका बटन दबाने पर भी कोई लाइट नहीं जली। अब उन्हें धीरे धीरे पिछली सारी बातें याद आने लगी। दोस्तों, आज सुबह ही पुलिस का एक बहुत बड़ा और गुप्त ऑपरेशन चल रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस मैडम को एक बेहद महत्वपूर्ण पेन ड्राइव मिली थी। वह पेन ड्राइव कोई आम चीज नहीं थी। उस लाल रंग की पेन ड्राइव में एक बहुत बड़े अपराधी के ऐसे पक्के सबूत थे जिनकी तलाश पुलिस कई महीनों से कर रही थी। जैसे ही वह पेन ड्राइव उनके हाथ लगी, अपराधियों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने पुलिस मैडम का पीछा करना शुरू कर दिया। अपनी जान और उस पेन ड्राइव को बचाने के लिए वो भागते हुए हाईवे के किनारे उन घनी झाड़ियों और जंगल की तरफ घुस गई। पीछे से अपराधी लगातार आ रहे थे। भागते समय झाड़ियों के कांटों में उनकी खाकी शर्ट बुरी तरह फंस गई। शर्ट निकालने का समय नहीं था। उन्होंने अपनी शर्ट वहीं छोड़ी और आगे की तरफ भागी, लेकिन तभी उनका पैर किसी चीज से उलझा और उनका सिर सामने रखे एक पत्थर से जोर से टकराया। माथे पर तेज चोट लगी थी और खून बहने लगा था। उसके बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। पुलिस मैडम पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उनका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यहां कौन लाया? क्या जिस लड़के या इंसान ने मुझे यहां रखा है उसी ने मेरी जेब से वो पेन ड्राइव निकाल ली है?
उनका शक गहरा होता जा रहा था। वह तुरंत चारपाई से उठी। सिर में दर्द होने के बावजूद उन्होंने उस पूरी खपरेल में पागलों की तरह पेन ड्राइव ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने पानी का घड़ा हटाकर देखा, बिस्तर की पुरानी चादर को झटक दिया, मिट्टी के चूल्हे के पास देखा, वहां रखे कुछ पुराने और टूटे बर्तनों को हटाकर देखा, लेकिन वह पेन ड्राइव उन्हें कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते उनकी नजर उस कोने में गई जहां वो पुरानी लोहे की पेटी रखी हुई थी। उन्हें लगा कि शायद पेन ड्राइव उसी पेटी के अंदर छुपाई गई होगी। वो जल्दी से पेटी के पास गई और एक झटके में उसका ढक्कन खोल दिया। उन्होंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर जो सामान था उसे देखकर वो रुक गई। पेटी के अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी। वहां सिर्फ एक बहुत पुरानी फोटो रखी थी जिसमें चेहरे धुंधले हो चुके थे। एक टूटी हुई घड़ी थी, एक छोटी सी घिसी हुई पेंसिल थी और एक पुरानी डायरी थी। पेन ड्राइव वहां भी नहीं थी। निराशा और घबराहट में उनके हाथ से वो डायरी नीचे जमीन पर गिर गई। दोस्तों, जब डायरी जमीन पर गिरी तो वो अपने आप एक पन्ने पर खुल गई। पुलिस का ध्यान उस खुले हुए पन्ने पर गया। वहां कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। उनकी नजरें उन शब्दों पर टिक गई। वहां लिखा था, जिस दिन इंसान अपना दर्द किसी से कह नहीं पाता, उस दिन वह कागज से बातें करने लगता है। ये लाइन पढ़कर पुलिस मैडम ठिठक गई। उन्होंने जमीन से वह डायरी उठाई और अनजाने में ही उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो डायरी के पन्ने पलट रही थी, उन्हें समझ आ रहा था कि ये कोई कहानी की किताब नहीं है। ये डायरी उस लड़के की अपनी जिंदगी के पन्ने थे। वो लड़के के अपने आप से लिखे हुए शब्द थे जो उसके अकेलेपन और दर्द को बयान कर रहे थे। एक पन्ने पर लिखा था, आज फिर किसी ने मुझे नाम से नहीं बुलाया। मैडम ने इसे पढ़ा और उनके अंदर का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उन्होंने अगला पन्ना पलटा जिस पर लिखा था, लोग रोटी देने से पहले चेहरा देखते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का रोज किन हालातों से गुजरता होगा। डायरी के अगले पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। मैं भिखारी पैदा नहीं हुआ था, कभी मेरे भी अपने थे, लेकिन अब किसी को अपना सच बताने का मन नहीं करता। ये लाइन पढ़कर पुलिस मैडम के हाथ कांपने लगे। वो एक ऐसे इंसान पर शक कर रही थी जिसकी पूरी जिंदगी ही दर्दों से भरी थी। उन्होंने नम आंखों से अगला पन्ना पढ़ा। कभी कभी लगता है मेरी आवाज सुनने वाला अगर कोई है तो बस ये कागज है। और फिर एक ऐसा पन्ना सामने आया जिसे पढ़कर उनका दिल पूरी तरह भर आया। अगर कभी मेरी झोपड़ी में कोई मेहमान आएगा तो उसे चारपाई दूंगा, भले ही मुझे जमीन पर बैठना पड़े। ये पढ़ते ही पुलिस की आंखें भर आई। उनके गालों पर आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कि जब उन्हें होश आया था तो वो उसी चारपाई पर लेटी हुई थी और वो लड़का शायद जमीन पर ही बैठा होगा। कांपते हाथों से उन्होंने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। वहां आज की तारीख लिखी हुई थी। वहां लिखा था, आज मेरी झोपड़ी में पहली बार एक पुलिस मैडम आई है। हो सकता है होश आने पर उन्हें लगे कि मैंने उनके साथ कोई गलत काम किया है, लेकिन अगर ये अपने घर सही सलामत लौट गई तो आज की कमाई सबसे बड़ी होगी। ये पढ़ते ही पुलिस ने डायरी बंद कर दी। वो वही जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो खुद पर शर्मिंदा थी कि उन्होंने उस लड़के को चोर समझ लिया और उसकी छोटी सी दुनिया में शक की वजह से तोड़फोड़ कर दी। उसी समय उनकी नजर अपनी पैंट की दाईं जेब पर गई। पीछे की सिलाई कांटों में फट चुकी थी। वो समझ गई कि पेन ड्राइव चोरी नहीं हुई थी, बल्कि झाड़ियों में कहीं गिर गई थी। ठीक उसी समय खपरेल का आधा खुला हुआ दरवाजा पूरा खुला। लड़का वापस आ गया था। वह धूप से पूरी तरह झुलसा हुआ था। वह तेज तेज सांसें ले रहा था। उसके हाथों में थोड़ा सा खाना था जो वो शायद अभी अभी मांग कर लाया था। उसने देखा कि पुलिस मैडम होश में आ गई हैं। उसके चेहरे की थकावट अचानक गायब हो गई। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ा और बहुत ही सीधी और सरल आवाज में बोला, मैडम, आपको होश आ गया। रिया वहीं जमीन पर बैठी बैठी उस लड़के की तरफ देखती रही। उनकी आंखों में अब कोई शक नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई वह डायरी उस लड़के की तरफ बढ़ाई। लड़का अपनी डायरी उनके हाथ में देखकर थोड़ा हैरान रह गया। रिया ने उसे देखते हुए बहुत ही धीमी और भावुक आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? लड़का कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा।
खपरेल के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। वो रिया को देखता रहा, फिर उसने अपनी डायरी को देखा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यही सवाल मैं पिछले 10 साल से खुद से पूछ रहा हूं। दोस्तों, ये सुनते ही रिया हैरान रह गई। वो उस लड़के की आंखों में झांक रही थी, जहां सालों का दर्द और एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। रिया को अपनी गलती और उस बेबुनियाद शक का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने वो पुरानी डायरी वापस उसकी तरफ बढ़ाई और भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी हालत देखकर तुम पर शक किया। मैं भूल गई थी कि फटे कपड़ों और धूल के पीछे भी एक साफ और सच्चा इंसान हो सकता है। लड़के ने डायरी पकड़ी। उसके होठों पर एक बहुत ही फीकी, दर्द भरी मुस्कान आई। उसने बिना किसी शिकायत के बहुत ही सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं मैडम, मेरी हालत देखकर हर कोई यही सोचता है। दुनिया कपड़ों से ही तो इंसान की नीयत तय करती है। माफी मांगने के बाद रिया के चेहरे पर अचानक एक गहरी चिंता छा गई। उन्होंने घबराहट में अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी पैंट की दाईं जेब में एक लाल रंग की पेन ड्राइव थी। वह कोई मामूली चीज नहीं है। उसमें शहर के सबसे बड़े और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ पक्के सबूत हैं। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो मेरा पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा। रिया ने लड़के पर शक नहीं किया, बस एक आखिरी उम्मीद से पूछा, क्या तुम्हें मुझे उठाकर यहां लाते वक्त कोई छोटी सी लाल चीज गिरी हुई दिखी थी? लड़का कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सुबह के उस खौफनाक मंजर को याद करने लगा। अचानक उसकी आंखें खुली। हाँ मैडम, उसने तुरंत कहा, झाड़ियों के बीच मुझे कोई छोटी सी लाल चीज दिखाई दी थी, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद कोई पत्थर या कचरा है। वो शायद वही होगी। दोनों बिना देर किए उसी झाड़ी की तरफ लौटने लगे। सिर में दर्द होने के कारण रिया धीरे चल रही थी और रोहित उन्हें सहारा दे रहा था। उस जगह पर पहुंचकर रोहित ने घुटनों के बल बैठकर सूखी पत्तियां और कंकड़ पत्थर हटाना शुरू किया। कुछ मिनटों की गहरी तलाश के बाद अचानक उसके हाथ में वो लाल रंग की पेन ड्राइव आ गई। उसने उसे साफ किया और रिया की तरफ बढ़ा दिया। पेन ड्राइव देखते ही रिया की जान में जान आ गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई है, आज तुमने मेरा पूरा मिशन बचा लिया। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रिया का मोबाइल टूट चुका था। सबसे नजदीकी पुलिस चौकी वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। रिया के सिर की चोट और कमजोरी के कारण उनके लिए अकेले चलना नामुमकिन था। रोहित ने बिना कुछ कहे अपना कंधा आगे कर दिया। रिया ने उसका सहारा लिया और दोनों हाईवे के किनारे किनारे पुलिस चौकी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते की खामोशी के बीच रिया का दिमाग उस डायरी में उलझा हुआ था। उसकी शानदार लिखावट, शब्दों की गहराई, उसकी भाषा और उसकी समझदारी, ये सब किसी आम भिखारी का नहीं हो सकता था। आखिर रिया खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने चलते चलते पूछा, तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान से बात कर रही हूं। तुम्हारी भाषा, तुम्हारे विचार, तुम हमेशा से इस हालत में नहीं थे, है ना? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम इस हाईवे की धूल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए? रोहित के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। 10 साल का वह दबा हुआ दर्द जैसे छलकने के लिए बेचैन हो उठा। उसने गहरी सांस ली और एक खाली नजर से सड़क को देखते हुए अपना अतीत बताना शुरू किया। मेरा नाम रोहित है मैडम। आज से ठीक 10 साल पहले मैं शहर के एक बहुत अमीर और इज्जतदार कारोबारी परिवार का इकलौता बेटा था। रोहित की आवाज में एक भारीपन आ गया। मेरे पिता का कारोबार बहुत बड़ा था। उनका एक सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार था, जो उनका बिजनेस पार्टनर भी था। मेरे पिता उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे, लेकिन उस इंसान ने धोखे से नकली कागजात बनाए और हमारी सारी संपत्ति, हमारा कारोबार, सब कुछ अपने नाम कर लिया। जब मेरे पिता को इस बहुत बड़े धोखे का पता चला तो उन्होंने सच्चाई दुनिया के सामने लाने की ठानी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उस दरिंदे ने मेरे पिता की हत्या करवा दी और उसे एक कार दुर्घटना का रूप दे दिया। रोहित की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी मां ने मेरे पिता को न्याय दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाई, लेकिन जिन वकीलों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों पर हमें भरोसा था, सब बिक चुके थे। हर किसी ने हमें धोखा दिया। मेरी मां ये गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और गंभीर बीमारी के चलते मुझे हमेशा के लिए अनाथ छोड़कर चली गई। मेरे उसी रिश्तेदार ने मुझे अनाथालय में डालने का झूठा नाटक किया
और एक दिन मुझे रेलवे स्टेशन की भीड़ में लावारिस छोड़कर भाग गया। रिया स्तब्ध होकर सुन रही थी। रोहित ने आगे कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया, ढाबों पर बर्तन धोए, दुकानों पर काम किया, लेकिन कभी किसी ने मेरी मजदूरी मार ली तो कभी किसी ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे पीटकर निकाल दिया। जब हर दरवाजा बंद हो गया और पेट की भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब मैंने इस हाईवे पर भीख मांगना शुरू कर दिया। जब मेरे दर्द को सुनने वाला कोई इंसान नहीं बचा, तब मैंने अपनी डायरी और इन कागजों को अपना साथी बना लिया। रिया की आंखें भी छलक आई थी। रोहित ने बताया, मेरी उस लोहे की पेटी में रखी मेरे माता पिता की तस्वीर और मेरे पिता की टूटी हुई घड़ी ही मेरी आखिरी पूंजी है। उस घड़ी के पीछे हमारी पुरानी कंपनी का एक खास निशान बना हुआ है। मेरे पास कोई कानूनी कागज नहीं बचा था, इसलिए आज तक किसी ने मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों बातें करते करते दोनों पुलिस चौकी पहुंच गए। रिया को इस हालत में देखकर पूरी चौकी में हड़कंप मच गया। सारे पुलिस वाले दौड़कर आए। चौकी पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने रिया को कुर्सी पर बैठाया। मेडिकल टीम को बुलाकर उनकी चोट की जांच कराई गई और नई पट्टी बांधी गई। रिया ने हालत संभलते ही उस पेन ड्राइव को एक कंप्यूटर में खुलवाया। फाइलें खुलते ही अंदर का सच सामने आने लगा। उसमें शहर के कई अवैध कारोबार, रिश्वतखोरी, नकली कंपनियों और कई संदिग्ध मौतों के पक्के सबूत थे। लेकिन तभी स्क्रीन पर मुख्य अपराधी की एक बड़ी तस्वीर उभरी। तस्वीर देखते ही रोहित कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। यही है वो, रोहित चीखा। यही वो आदमी है जिसने मेरे पिता को मारा। यही मेरा वो रिश्तेदार है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। रिया ने चौंक कर रोहित की तरफ देखा। तकदीर का ये कैसा खेल था। जिस पेन ड्राइव को रोहित ने बचाया था, उसी में उसके पिता के कातिल का सच छिपा था। रिया ने फाइलों को और गहराई से खंगाला। पेन ड्राइव में रोहित के पिता की पुरानी कंपनी से जुड़े कुछ बहुत पुराने लेन देन के रिकॉर्ड भी मिले। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि पिता की हत्या और संपत्ति हड़पने का असली पक्का सबूत एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के किसी गुप्त गोदाम में छिपा था, जिसका नक्शा पेन ड्राइव में स्पष्ट नहीं था। रोहित ने कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखा और बोला, मैडम, मैं बचपन में अपने पिता के साथ इस फैक्ट्री में कई बार गया हूं। मुझे वह जगह याद है। मैं उस गुप्त गोदाम को पहचान सकता हूं। रिया ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और पूरी गंभीरता से कहा, रोहित, मैं तुमसे मदद मांग रही हूं। तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है और तुम्हें किसी अपराधी से लड़ना नहीं है। बस हमें उस सही फैक्ट्री और गोदाम तक ले जाना है। क्या तुम अपने माता पिता को न्याय दिलाने और किसी दूसरे परिवार को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमारा साथ दोगे? रोहित ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब बेपसी नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने हामी भर दी। पुलिस टीम ने तुरंत एक बड़ी रेड की योजना बनाई। मिशन से पहले पुलिस ने रोहित को नहाने और कपड़े बदलने की सुविधा दी। उसे साफ सुथरे, साधारण कपड़े उपलब्ध कराए गए। 10 साल बाद जब रोहित ने आईने में अपना साफ चेहरा और संवरे हुए बाल देखे, तो वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। वो फफक कर रो पड़ा। रिया उसके पास आई और बहुत ही नरम तथा हौसला देने वाली आवाज में बोली, हालात ने केवल तुम्हारे कपड़े बदले थे रोहित, तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारी इंसानियत नहीं। कुछ देर बाद पुलिस की टीम उस सुनसान और बंद पड़ी फैक्ट्री में दाखिल हुई। वहां दर्जनों पुराने गोदाम थे, जो मकड़ी के जालों और धूल से पटे पड़े थे। रोहित आगे आगे चल रहा था। अचानक वह एक जगह रुका। उसने अपनी जेब से पिता की वह टूटी हुई घड़ी निकाली। उस घड़ी के पीछे बने कंपनी के खास निशान को उसने एक पुरानी दीवार पर बने धुंधले निशान से मिलाया। यही है वो जगह, रोहित ने पूरे विश्वास के साथ कहा। पुलिस ने तुरंत उस नकली दीवार को तोड़ा। दीवार गिरते ही अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा निकला। वहां एक लोहे की तिजोरी थी जिसे तोड़कर खोला गया। अंदर वो सारे असली दस्तावेज, कंपनी की मोहरें, वॉइस रिकॉर्डिंग और सबसे महत्वपूर्ण, रोहित के पिता की लिखी हुई वो फाइल मिली, जिसमें उन्होंने उस धोखेबाज रिश्तेदार की पूरी साजिश का जिक्र किया था। अपने पिता की लिखावट देखते ही रोहित अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। रिया ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला। सबूत अब उनके हाथों में थे। सभी सबूत सुरक्षित करने और वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद पुलिस की कई टीमों ने उसी दिन मुख्य अपराधी के कार्यालय और उसके दूसरे ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।
मुख्य अपराधी को गिरफ्तार करने और कार्यालय को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद रोहित को पुलिस सुरक्षा में अंदर लाया गया। उसे जीवित देखकर अपराधी के चेहरे का रंग उड़ गया। रिया ने आगे बढ़कर एक कड़कती आवाज में कहा, जिस बच्चे की पहचान तुमने छीन ली थी, उसे अनाथ बनाकर सड़क पर फेंक दिया था, आज वही बच्चा तुम्हारे अपराधों की सबसे बड़ी गवाही बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा खेल खत्म। मुख्य अपराधी के साथ उसके सभी गुर्गों और इस साजिश में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीनों तक चली जांच और अदालत की कार्रवाई के बाद रोहित के पिता की हत्या और संपत्ति हड़पने का अपराध साबित हो गया। अदालत के आदेश से रोहित को उसकी कानूनी पहचान, उसके परिवार का सम्मान और उसका अधिकार वापस मिल गया। संपत्ति और कंपनी वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन इस असीम दौलत के वापस आने के बावजूद रोहित ने सबसे पहले अपनी वो पुरानी डायरी, पिता की टूटी घड़ी और माता पिता की धुंधली तस्वीर अपने पास संभाल कर रख ली। कुछ महीने बीत गए। रोहित ने अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने उस पैसे से बेसहारा लोगों, अनाथ बच्चों और गरीबों के लिए बड़े आश्रय गृह, मुफ्त भोजन केंद्र और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की। इतनी दौलत आने के बाद भी रोहित के अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं आया। वो आज भी जमीन पर बैठकर उन बच्चों के साथ खाना खाता था। रिया भी अब अपनी ड्यूटी के बाद अक्सर उस सहायता केंद्र में आने लगी थी। वो रोहित के इन नेक कामों में पूरी तरह उसका साथ देती थी। लगातार मिलते मिलते दोनों के बीच जो शुरुआत एक सम्मान से हुई थी, वो पहले एक गहरी दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे एक अटूट अपनेपन और प्यार में बदल गई। एक दिन रिया ने रोहित से पूछा, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, फिर भी तुम दिन रात दूसरों की चिंता क्यों करते हो? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मुसीबत के वक्त जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है, तब वो पल कैसा लगता है, ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उसकी इन बातों ने रिया के दिल को पूरी तरह छू लिया। उन्हें एहसास हो गया कि वे इस इंसान से बेइंतहा प्यार करने लगी हैं। एक शाम दोनों उसी हाईवे के किनारे मौजूद रोहित की उस पुरानी खपरेल के बाहर खड़े थे। रिया ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी हालत से पहचाना था, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे दिल और तुम्हारे कर्मों से पहचानती हूं। रोहित ने स्वीकार किया कि वो भी उन्हें चाहने लगा है, लेकिन पुराने धोखों और अपनों के दिए जख्मों के कारण वो नए रिश्ते से डरता है। रिया ने आगे बढ़कर बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हर रिश्ता धोखा नहीं देता। रिया के इस विश्वास ने रोहित के मन के सारे डर मिटा दिए। कुछ महीने और गुजर गए। दोनों का भरोसा और प्यार और भी मजबूत हो गया। रिया ने अपने परिवार को रोहित की पूरी सच्चाई, उसके अतीत के संघर्ष और उसके आज के महान कर्मों के बारे में बताया। रोहित की सच्चाई और सादगी जानकर रिया का परिवार शादी के लिए मान गया। उन दोनों की शादी किसी बड़े 5 सितारा होटल में नहीं, बल्कि उसी आश्रय गृह के बड़े से आंगन में बेहद सादगी के साथ हुई। उस शादी में पुलिस अधिकारी थे, हाईवे किनारे का वह मेडिकल स्टोर वाला था, सड़क किनारे रहने वाले गरीब लोग थे, आश्रय गृह के बच्चे थे और रोहित के पिता की कंपनी के पुराने ईमानदार कर्मचारी शामिल थे। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद रोहित और रिया उसी पुरानी खपरेल में गए। खपरेल के अंदर आकर रोहित ने अपनी वह पुरानी डायरी निकाली। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उसमें लिखा, 10 साल तक मैं खुद से यही पूछता रहा कि मैं कौन हूं। आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं वो हूं जिसने अपना सब कुछ खोकर भी, जिल्लत सहकर भी, अपने भीतर के इंसान को कभी मरने नहीं दिया। रोहित की आंखें नम थी। उसने रिया की तरफ देखा और डायरी में आगे लिखा, जिस दिन मेरी इस खपरेल में पहली बार एक मेहमान आई थी, मैंने केवल उनके सही सलामत लौटने की दुआ की थी। मुझे नहीं पता था कि वही मेहमान एक दिन मेरी पूरी जिंदगी बन जाएंगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और खपरेल में रखी माता पिता की उस तस्वीर के सामने अपना सिर झुका लिया, जिस खपरेल में उनकी कहानी दर्द और गलतफहमी से शुरू हुई थी। उसी खपरेल में प्यार, न्याय और एक नई जिंदगी के साथ पूरी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके हालात नहीं, उसके फैसले होते हैं। रोहित के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपना आखिरी पैसा किसी अजनबी की जान बचाने में खर्च कर दिया, और यही एक सही फैसला उसकी पूरी किस्मत बदल गया। इसलिए जिंदगी में कभी भी अपने अच्छे कर्म मत छोड़िए, क्योंकि एक नेक काम ऐसा भी हो सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छू लिया हो,
तो मेरे चैनल स्टोरी बाय माज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।